हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आया है कि भारत की संसद। देखिए, भारत की संसद जो है कई मायनों में कई क्लास के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी क्लास में पढ़ते हो बच्चे, अगर उनमें जो है भारत की संसद है तो ये टॉपिक जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसमें आज हम जो पहला पॉइंट करने जा रहे हैं, संसद की संरचना। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि संसद कैसी संरचना है और कैसे जो है इसकी संरचना बनाई गई है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात जानना है कि संसद के जो है दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये संसद के दो सदन होते हैं, जिसके बारे में आपको यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे राज्यसभा तथा लोकसभा के विषय में। कहते हैं राज्यसभा ऊपरी सदन है और भारत के जो है विभिन्न राज्य की जो है प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। देखिए दोस्तों, ये बात अलग अगर हम अमेरिका के अगर राजनीतिक से इसकी तुलना करें तो ये आपको साफ समझ में आएगा कि अगर देखें हम अमेरिका का, तो अमेरिका में जो निचली सदन होती है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन भारत में जो निम्न सदन होती है वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, अगर अमेरिका का हम ऊपरी सदन की बात करें तो ऊपरी सदन के अंतर्गत आता है सीनेट, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन भारत में अगर ऊपरी सदन की हम बात करें तो ये बहुत कमज़ोर होता है। हमारा जो ये सारी व्यवस्था ली गई है ये ब्रिटेन से ली गई है, जहाँ पर सारे कुछ जो रूल रेगुलेशन है वो ब्रिटेन के राजनीतिक से ही काफ़ी जो है प्रभावित है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। देखिए, कहते हैं लोकसभा निम्न सदन होता है, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति संसद का विभिन्न अंग होते हैं, यद्यपि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो संसद जो है विभिन्न अंग होने के नाते राष्ट्रपति कुछ विशेष शक्तियां तथा कार्य भी है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इसमें सिर्फ हम यही जान पाएंगे कि संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनका क्या यहाँ पर फंक्शन है, क्या इनका कार्य है और किस प्रकार जो है इनकी कार्यविधि चलती है। सबसे पहले देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। इस टॉपिक में जो है हम राज्यसभा तथा संस्था एवं निर्वाचन। देखिए, राज्यसभा संस्था और निर्वाचन किस प्रकार होता है। कहते हैं राज्यसभा तथा संसद का उच्च सदन एक अस्थायी संस्था है, क्योंकि उसे भंग नहीं किया जा सकता। यानी देखा जाए तो ये एक स्थायी यानी परमानेंट होती है। जो कोई भी एक टाइम अवधि होती है उसमें परमानेंट होती है, क्योंकि उसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा की संस्था जो होती है 250 से अधिक नहीं हो सकती। ये भी प्रावधान किया गया है कि 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें 12 सदस्य जो होते हैं इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि कोई भी क्षेत्र के हो सकते हैं, जैसे कला हो गया, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा एवं समाज सेवा के द्वारा हो सकता है। यानी 12 सदस्य का जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कहते हैं अगर क्षेत्र में विख्यात जो है प्राप्त व्यक्ति होते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में उसको काफ़ी महारत हासिल भी होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति जो है इसको मनोनीत करता है। यानी देखा जाए जो 12 सदस्य होते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं अपने क्षेत्र में, तो राष्ट्रपति जो है उसको राज्यसभा का टिकट देते हैं और वहाँ पर मनोनीत करते हैं। और बाकी सभी सदस्य जो निर्वाचित होते हैं, यानी वर्तमान में ये संख्या जो है 245 है, जिसमें 12 भी इंक्लूड है, यानी 245 टोटल आज के समय में बनी हुई है। अब हम यदि बात करें, राज्यसभा भारतीय संघ में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक एकलक संक्रमित मत प्रणाली द्वारा राज्य की विधान सभाओं के सभी निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है, परंतु सभी राज्य के सदस्य की संख्या सामान्य नहीं होती है। ये भी आपको जो है समझने के लिए जरूरी है। उनकी संख्या राज्य की संख्या के आधार पर निश्चित की जाती है, यानी जैसा राज्य होगा उसी हिसाब से जो है वहाँ पर जो है संख्या निर्धारित की जाएगी। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर 50 राज्य हैं तो उनमें से 2-2 व्यक्तियों को ही चुना जाता है, लेकिन भारत में जनसंख्या के आधार पर ही चुनने का प्रावधान है कि उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर चुनी जाती है। तो ये आपको मैं अमेरिका के इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि इससे आपको तुलना मिलेगा और समझ जाओगे कि हमारा भारत का क्या स्थिति है और अमेरिका की स्थिति क्या है। अमेरिका में हर एक राज्य से 2-2 व्यक्तियों को चुना जाता है, लेकिन इंडिया में जो है जनसंख्या के आधार पर वहाँ व्यक्तियों की संख्या चुनी जाती है। तो इस प्रकार बड़े राज्यों को अधिक तथा छोटे राज्यों को कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होती है।
कहते हैं जहां उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को 31 स्थान दिए गए हैं, वहीं सिक्किम तथा त्रिपुरा जैसे छोटे राज्यों को केवल 1 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। दिल्ली की विधानसभा राज्यसभा के लिए 3 सदस्यों का निर्वाचित करती है, जबकि पुडुचेरी की विधानसभा केवल 1 सदस्य भेजती है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के एक भी राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है योग्यताएं। कहते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं इस प्रकार निहित की गई है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भारत का नागरिक तो होना सुनिश्चित होता है। हर एक देश में यही होता है राज्य कि जो भी व्यक्ति हो उस देश का नागरिक हो, उसे शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा तथा विश्वास बनाए रखेगा, यानी भारत के प्रति सदैव योगदान करेगा, गलत कुछ भी नहीं करेगा। इसका जो है उसको जो है प्रतिज्ञान लेना होता है, यानी शपथ ग्रहण होती है इसमें। इस प्रकार जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार इसका पंजीकरण उस राज्य की मतदाता सूची में भी होनी चाहिए जहां से वो निर्वाचित लड़ रहा है। ये बनाई गई थी रूल रेगुलेशन कि जिस राज्य में वो रहता है उसी राज्य का जो है वोटिंग मतदान में होना चाहिए, ये जरूरी होता है। परंतु 2003 में राज्यसभा के लिए निर्वाचन में 2 प्रावधान जोड़ दिए गए, लेकिन 2003 में इस बात को खंडित किया गया, बदल दिया गया। कोई भी भारतीय नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य का रहने वाला हो क्यों ना हो, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। यानी पहले ये प्रावधान था कि उसी राज्य में आप जो है इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन 2003 में इसे संशोधित करके बदल दिया गया कि आप कोई भी राज्य में रहो लेकिन भारत का नागरिक होना जरूरी है। आप इसके अंतर्गत किसी भी राज्य में जो है अपना इलेक्शन जो है लड़ सकते हो, यानी आप किसी भी में राज्यसभा के लिए निर्वाचन के लिए जो है इलेक्शन आप लड़ सकते हो। ठीक है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट था। कहते हैं उसके बाद चुनाव खुली मतदान व्यवस्था द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, यानी चुनाव जो होगी जनता के द्वारा करवाई जाएगी, खुली मतदान होगी। तो ये काफ़ी उसकी इम्पोर्टेंट में आ जाता है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष कार्य अवधि। कहते हैं राज्यसभा के सभी सदस्यों की अवधि 6 वर्ष के लिए सुरक्षित होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वे यही चाहते हैं तो पुनः चुनाव भी लड़ सकते हैं, परंतु यदि कोई सदस्य मध्य अवधि चुनाव में निर्वाचित होता है तो वह केवल शेष बची अवधि के लिए ही राज्यसभा का सदस्य होगा। इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया राज्यसभा की निरंतर सुनिश्चित बनाना रखता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे इसमें कि जो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन 1/3 सदस्य हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर आपको जो है राज्यसभा का सदस्य बने रहना है तो आपको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना होता है और वहाँ से चुनाव से निर्वाचित भी होना जरूरी होता है, तब जाके जो है आप राज्यसभा में कंटिन्यू बने रह सकते हो। तो ये काफ़ी साधारण लैंग्वेज में था। आगे देखते हैं हमारा क्या है। उसके पश्चात है राज्यसभा के पदाधिकारी। देखिए राज्यसभा के पदाधिकारी का क्या अर्थ है। कहते हैं भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन है, यानी पदाधिकारी है, यानी अपने पद के कारण सभापति होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राज्यसभा के जो स्पीकर होता है उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है, कार्य तब उपराष्ट्रपति का शुरू होता है जब राष्ट्रपति अब्सेंट हो, लेकिन तब तक वो क्या कार्य करता है, वो राज्यसभा के स्पीकर के रूप में कार्यरत होता है। वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति जिसका निर्वाचन सदस्य अपने में से ही करते हैं बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपसभापति को जो है निर्वाचन सदस्य में से ही करते चुनते हैं, उन्हीं को ये बैठक में अध्यक्षता करना पड़ता है। कहते हैं अगर ये बात देखा जाए तो उपसभापति को जो है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास मत द्वारा भी पदस्थ किया जा सकता है, यानी उसको हटाने का यही है कि महाभियोग ला के जो है हटाया जा सकता है। और महाभियोग लाने के लिए 2/3 की बहुमत होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु सभापति उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में उस समय सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करके तथा लोकसभा की सहमति से भी हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पर स्पीकर के कार्य करता है। वो प्रायः मत देने का भी अधिकारी नहीं होता है, केवल गतिरोध को स्थिति में मतदान कर सकता है, यानी जब किसी का बहुमत न बन रहा हो तब जाके जो है उपराष्ट्रपति का यहाँ पर कार्य शुरू होता है। अब यहाँ पर एक बात करें हम, गतिरोध की वर्ड आया है
तो आखिर गतिरोध वर्ड का अर्थ क्या है? गतिरोध वह स्थिति है जब किसी विधायक अथवा प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में सामान्य मत पड़ जाते हैं, यानी जब जो है टाइल हो जाता है, तो उसके हिसाब से जो है इसमें हम देखते हो जब मैच टाई होता है तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, कोई ना कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो उसी वजह से जो है किसी एक टीम को घोषित कर देते हैं। ऐसा ही गतिरोध यहाँ पर हो जाता है, जब टाई हो जाता है तो उसमें जो है हमारे जो है उपराष्ट्रपति उसका हस्तक्षेप यहाँ पर आ जाता है। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी सभापति पक्ष या विपक्ष में अपना निर्णय मत देकर गतिरोध को समाप्त कर देता है, यानी जिसको भी वो सेलेक्ट करेगा वही जो होगा वहाँ का प्रतिनिधित्व बन जाता है। हमारा जो आज चैप्टर है वो है भारत के संसद। उसके अंतर्गत जो हमारा आज टॉपिक आया है वो है लोकसभा की सदस्यता एवं निर्वाचन। देखिए, लोकसभा की सदस्यता एवं निर्वाचन जो है कई मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें जो है ये जो होता है लोक द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर जो जनता स्वयं ही लोकसभा के सदस्यों को जो है निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि हम जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो हम कैसे व्यक्ति को चुने और उसका क्या योग्यता होनी चाहिए और इन सब में क्या विशेषताएं रहेगी। कहते हैं राज्यसभा की तरह भी लोकसभा का एक स्थायी सदन नहीं है। देखिए, राज्यसभा की तरह ही लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है। राज्यसभा तो स्थायी सदन थी, लेकिन लोकसभा यहाँ पर अस्थायी सदन नहीं है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 550 हो सकती है, जिसमें से जो है 530 सीधे राज्य से निर्वाचित होते हैं, यानी आपके ही राज्य से 530 में से कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि शेष 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ से जो है 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और आपके यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारा जो है 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, पहले 7 था लेकिन अब जो है 9 हो गया है, क्योंकि इसमें 2 राज्यों को यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 9 हो गया है। तो जो 9 है तो 20 क्यों? तो ये आपको होना चाहिए पता है कि कुछ राज्य जो है यूटी के उसमें से 7-7 भी सदस्य भी आते हैं। जैसे दिल्ली है वहाँ से काफ़ी सदस्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए टोटल जो होते हैं 20 हो जाता है। तो ये आपके लिए समझना जरूरी था। इसके अतिरिक्त 2 जो है तो है एग्गस भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी 2 सदस्यों को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यदि उसे लगता हो कि समाज के उस वर्ग के सदस्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो ऐसा करता है। लोकसभा में कुछ सीटें जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित रखी गई है। आरंभ में संविधान लागू होने के समय यह प्रावधान केवल 10 वर्ष के लिए रखा गया था, जिसे बाद में विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा कई बार 10-10 वर्ष कर के बढ़ा दिया गया। 19वीं संविधान संशोधन द्वारा इसे संविधान लागू होने के 60 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण से यह अभिप्राय है कि इन स्थानों के लिए केवल अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं और सब जगह जो है इनके लिए आरक्षण दिया गया है। तभी देखते हो कि कोई भी जाति जो होती जनजाति के आज जो है राजनीतिक में उनका बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। परंतु हमारे यहाँ संयुक्त निर्वाचन मंडल है और आरक्षित क्षेत्रों के सभी मतदाता बिना किसी जाति अथवा जनजाति से जुड़े होने के आधार पर मतदान सदैव करते हैं। जाति अथवा जनजाति के आधार पर मतदाताओं में कोई विभाजन नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होता है। तो लोकसभा में याद रखना दोस्तों कि जनसंख्या के आधार पर वहाँ का प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, वहाँ से जो है 80 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा के लिए। देखिए, मैंने कहा था ना कि जनसंख्या के आधार पर ही वहाँ पर जो है लोकसभा के लिए सदस्यों की जो है चुना जाता है। तो आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में 80 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम लोकसभा में केवल एक सदस्य ही भेजे जाते हैं। दिल्ली से 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि 20 सदस्य जो बनते हैं यूटी के, आपको पता है यूटी जो है 9 ही है, लेकिन फिर भी यहाँ 20 चुने जा रहे हैं। तो देखिए 7 जो है दिल्ली से ही आते हैं, तो इसे समझ सकते हो कि दिल्ली भी यूटी है और यहाँ से 7 सदस्य भेजे जाते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु जनसंख्या के आधार पर राज्य का विभाजन एक सदस्य क्षेत्रों में किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है योग्यताएं। देखिए, क्वालिफिकेशन आखिर क्या होता है। कहते हैं संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार भारत के सभी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उसके ऊपर हो लोकसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार होता है, यानी अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है रूल है, ठीक है।
तो भारत का कोई भी नागरिक लोकसभा का सदस्य बन सकता है यदि उसकी योग्यता कुछ इस प्रकार हो। पहली योग्यता तो यही होता है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, यानी 25 वर्ष होना ही चाहिए। उसे शपथ अथवा प्रतिज्ञान के माध्यम से यह घोषणा करनी होगी कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं विश्वास रखता हो तथा वह भारत की कहते संप्रभुता और अखंडता की जो अनुरक्षण बनाए रखेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योग्यता के अंतर्गत ही आता है। उसके पश्चात जो है चौथी योग्यता तो यही दिखाती है कि सुरक्षित स्थान के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति वंचित शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। ये भी एक प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कार्य अवधि, यानी कितने सालों तक जो है ये अपने कार्य में निरत रह सकते हैं। कहते हैं लोकसभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है, परंतु 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे भंग कर सकता है, यानी उसे हटा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। जब आपातकालीन पड़ती है, इमरजेंसी की कंडीशन आता है तो 1 साल बढ़ा दी जाती है, परंतु आपातकाल समाप्त होने के पश्चात यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कई बार लोकसभा को अवधि पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है, जैसे 1998 में निर्वाचित 12वीं लोकसभा जो है 1999 में भंग कर दी गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लोकसभा के पदाधिकारी। देखिए यहाँ पर लोकसभा के पदाधिकारी के हम विषय में चर्चा करें तो यही बात साफ होता है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। कहते हैं लोकसभा के सभापति को अध्यक्ष कहा जाता है और उसे सदन के सदस्य निर्वाचित करते हैं। यदि लोकसभा भंग कर दी जाए तो भी वह तब तक अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर नया जो है अध्यक्ष नहीं चुन लेती। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जिसका निर्वाचन भी सदन ही करती है, बैठक की अध्यक्षता कर सकता है और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा में उस समय के सदस्यों को बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के पदस्थ किया जा सकता है। तो यानी आप यहाँ पर समझ सकते हो साफ शब्दों में कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, वो वहाँ के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं और वहाँ के सदस्य ही निर्वाचन करते हैं और वही व्यक्ति जो होता है वहाँ का जो लोकसभा के पदाधिकारी बनता है। अगर हम बात करें लोकसभा सदस्य की कुछ शक्ति तथा कार्य, तो यहाँ पर कार्य और शक्तियाँ दी गई है। कहते हैं अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की बैठक की अध्यक्षता करना होता है। देखिए कोई अध्यक्ष होता है, जैसे आप स्पीकर देखते ही हो लोकसभा राज्यसभा में कि ऊपर स्पीकर बैठा हुआ होता है, सबकी बात सुन रहा होता है, तो वही अध्यक्ष होता है। और अध्यक्ष का मुख्य कार्य यही होता है कि सदन की बैठक की अध्यक्षता करे और उन्हें अनुशासित ढंग से चलाने की कोशिश करे। उसकी आज्ञा के बिना कोई सदस्य सदन में बोल नहीं सकता है। आपने देखा भी होगा कि सदन में बहुत बहस होती है तो ऊपर बैठे हुए व्यक्ति जो है बार बार जो है बोलने से मना करते हैं। तो यही बात इंपॉर्टेंट रहता है कि बिना कोई सदस्य जो है बोल नहीं सकता है, वह किसी भी सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह भी सकता है और यदि सदस्य ऐसा न करे तो वह आदेश दे सकता है कि उसको भाषण का अभिलेखन न किया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बात अगर हम दूसरी करें तो कहते हैं सभी विधायक रिपोर्ट तथा प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तावित किए जाते हैं। वह विधायक या प्रस्ताव मतदान करवाता है, वहाँ स्वयं मतदान में भाग नहीं लेता। अध्यक्ष जो होता है कभी भी मतदान में भाग नहीं लेता है। वहाँ पर लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही वहाँ पर मतदान कर सकते हैं। परंतु जब भी गतिरोध की स्थिति पैदा हो सक जाता है, यानी गतिरोध का अर्थ दोस्तों यही होता है कि 2 सदनों में टाई हो जाती है, तो उसमें जो इसका अध्यक्ष होता है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल अदा करता है। अर्थात पक्ष या विपक्ष दोनों ओर से मत सामान्य हो जाए तो वह अपना निर्णय मत डाल सकता है, परंतु उसे यह आशा की जाती है कि मतदान करते समय उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहे, यानी किसी प्रकार का उस पर दबाव न हो। कहते हैं अगर अगली पॉइंट की हम बात यहाँ पर करें तो कहते हैं सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम ही मानी जाती है और वह संसदीय प्रक्रिया के उल्लंघन संबंधी उठाए गए प्रश्नों पर भी अपना निर्णय देता है, जो कि अंतिम निर्णय होती है। वह सदस्यों के अधिकारों तथा विशेष अधिकारों की सदैव रक्षा करता है। यदि कोई सदस्य दल बदल लेता है तो वह उसकी सदस्यता रद्द भी कर सकता है और वह सदस्यों के त्याग पत्र पर भी स्वीकार
करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है अध्यक्ष के लिए। जब भी लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है तो वह उसकी अध्यक्षता करता है। यहाँ पर हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संसद के कार्य। देखिए ये पार्लियामेंट जो है इसके रिगार्डिंग आया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसमें आया है हमारा संसद के कार्य। तो हमें कार्य प्रणाली के बारे में जानना अत्यंत रोचक रहेगा। अगर हम बात करें संसद के कार्य प्रणाली के विषय में तो कहते हैं भारतीय संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, जिसमें को जो विधायी, कार्यपालिका और संबंधी वित्त अन्य क्षेत्रों में जो है इसको विभक्त कर दिया गया है, यानी वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है विधायिक कार्य, यानी विधानिक जो है शक्ति। ठीक है, मूल्यतः संसद कानून बनाने वाला संस्था माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सारे रूल रेगुलेशन को जो है बनाए जाते हैं। पहले के एक पाठ में आपने पढ़ा भी था कि केंद्र और राज्य में शक्ति विभाजन किया भी जाता है, जिसके लिए 3 सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसके बारे में आपको भी नॉलेज होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। जिसमें संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया और समवर्ती सूची इसमें सम्मिलित होती है। संघ सूचित में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास ही है। और आप जानते भी हैं कि संघ में सूची में जो है 97 विषय, जिसके हम पिछले चैप्टर में चर्चा भी किया। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसमें हमने हर एक बात पे जो है पहलू पे विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया था हमने। तो इसमें यही बात बताया गया था कि सूची में 97 विषय था और राज्य विधायकों के साथ साथ संसद भी समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद तथा राज्य दोनों कानून बनाते हैं और दोनों ही अवरोधित है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को ही मान्यता दी जाती है। ऐसा विषय जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया है तो ऐसी अवशिष्ट शक्ति संसद के पास है। इस प्रकार संसद की कानूनी निर्माण संबंधी शक्तियां बहुत ही विस्तृत देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची तथा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में भी वर्णित विषय भी आ जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है कार्यपालिका संबंधी कार्य। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिकाओं में घनिष्ठ संबंध होते हैं। अपने सभी कार्य के लिए कार्यपालिका विधायक के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद और व्यक्ति तथा जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद जो है अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर मंत्रिपरिषद को जो है पदच्युत कर सकता है, यानी अविश्वास प्रस्ताव रख के जो है मंत्रियों को जो है पदोन्नत कर सकता है, यानी पद से हटा सकता है। भारत में से कई बार भी हुआ है ऐसा। 1919 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक मत से लोकसभा विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रही थी, सिर्फ एक मत, और उसे त्याग पत्र दे दिया गया। अंत अविश्वास मत संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सर्वाधिक कठोर तरीका माना जा सकता है और इस प्रयोग का केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना सुनिश्चित किया गया है। नियत प्रति के कार्य में भी संसद कई प्रकार से जो है कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। उनमें से कुछ इस प्रकार देखा जा सकता है। केंद्रीय सरकार से संबंधित मामलों में किसी भी विषय के बारे में संसद प्रश्न अथवा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, जिसमें मंत्रियों को संसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। दूसरी आता है, यदि सदस्य सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों में संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह उस विषय पर जो है अलग से चर्चा करने की मांग कर सकते हैं। उसके पश्चात संसद कई प्रस्तावों को माध्यम से भी कार्यकारिणी पर नियंत्रण बनाए रखती है। उदाहरण के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव तो कुछ ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा लोक महत्व को तत्कालीन आवश्यकताएं मामले उठाए जाते हैं। सरकार इन प्रस्तावों को बड़ी गंभीरता से लेती है क्योंकि इसमें सरकारी नीतियों की कड़ी आलोचना भी की जाती है, जिसका प्रभाव जनता पर भी पड़ता है और संसद के समक्ष कहते हैं आखिर तो सरकार को जानना ही पड़ता है। यदि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित हो भी जाते हैं तो सरकार निंदनीय मानी जा सकती है। देखिए यहाँ पर निंदनीय का प्रस्ताव अब शब्द आया है तो इसका अर्थ क्या हुआ। इस प्रस्ताव का अर्थ सरकार की जो है तीव्र निंदा करना होता है, परंतु इसमें मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम अंतिम पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो कहते हैं बजट तथा अथवा अन्य विधायकों, यहाँ तक कि किसी साधारण विधायकों को भी अस्वीकार करके लोकसभा मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट कर सकती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वित्तीय कार्य।
कहते हैं संसद महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य करती है और इसे सरकारी धन का संरक्षण माना जाता है। यह केंद्रीय सरकार की संपूर्ण आय पर नियंत्रण बनाए रखती है। बिना संसद की आज्ञा के कोई धनराशि व्यय नहीं की जा सकती है और यह स्वीकृति वास्तविक व्यय के पूर्व या फिर किसी असाधारण स्थिति में व्यय के पश्चात ली जा सकती है। संसद हर वर्ष सरकार के आय व्यय अथवा बजट की स्वीकृति प्रदान करती है। उसके पश्चात निर्वाचन संबंधी कार्य। देखिए, संसद के सभी निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में वो भाग भी लेते हैं। या कहते हैं निर्वाचन का मतलब दोस्तों यही होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य जो होते हैं भाग लेते हैं। वे उपराष्ट्रपति के भी चुनाव कराते हैं। लोकसभा अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का, राज्यसभा अपने उप सभापति का निर्वाचन करता है। तो यानी कहते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियों भी इनके पास उपस्थित होते हैं। उसके पश्चात है पदस्थापित करने की शक्ति, यानी जो है रिमूवल करने की पावर कैसे होती है। संसद की पहल पर कई महत्वपूर्ण जो है उत्तरस्तरीय अधिकारियों को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया से जो है पदस्थ किया जा सकता है, यानी महाभियोग ला के राष्ट्रपति को भी हटाने का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, जिसके बारे में आप 10 में जो है विस्तार पूर्वक जाने भी थी और समझाया भी था मैंने। ठीक, अगर नहीं वीडियो देखा है तो उसको भी देख लेना, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित करे तो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा पदोन्नत किया जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष संविधान संशोधन संबंधी कार्य। कहते हैं संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन विषय बहुमत द्वारा किया जा सकता है, परंतु कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद द्वारा संशोधन के लिए राज्य का समर्थन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि भारत के एक संघ राज्य होने के नाते संसद की संशोधन संबंधी शक्तियां अत्यंत सीमित रखी भी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह भी कहा है कि संसद संविधान द्वारा मूल्य ढांचा नहीं बदल सकती है। आप एक अन्य पार्ट में संविधान संशोधन के संबंधी जो है काफ़ी पहलुओं के बारे में जानोगे, जो हम आने वाले सिलेबस में करेंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष विविध कार्य। देखिए, और भी कार्य बहुत से होते हैं जो संसद द्वारा निभाई जाती है। उपयुक्त कार्य के अतिरिक्त संसद कई अन्य कार्य भी करती है, जैसे कि यद्यपि आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति की ही है, यद्यपि आपातकाल की सभी ऐसी घोषणाओं को स्वीकृति संसद ही प्रदान करती है, यानी संसद ही स्वीकृति देती है जो है आपातकालीन कराने की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति आवश्यक होता है। अगर आप समझ सकते हो साधारण लैंग्वेज में कि अगर आपातकालीन घोषणा करना है तो आपको लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से जो है अनुमति लेने की आवश्यकता होती है और इसमें वोटिंग की जाती है। वोटिंग में अगर विजय होते हैं तो आपातकालीन घोषणा करने के लिए प्रावधान उपस्थित हो जाती है। किसी राज्य से कुछ क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य को मिलाकर संसद किसी नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। ये भी शक्ति जो है संसद के पास ही है। यह किसी राज्य की सीमा अथवा नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। जैसे कुछ वर्ष 2002 में जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तरांचल नए राज्य बने थे। यहाँ पर देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही तेलंगाना को भी जो है नए राज्य में जो है परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि हैदराबाद के ये पार्ट था और हैदराबाद से अलग करके इसको है तेलंगाना को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। संसद किसी नए राज्य का विलय भारतीय संघ में कर सकती है, जैसे कि 1975 में सिक्किम को भारत में विलय कर दिया गया था, यानी एक नया अलग राज्य था सिक्किम, लेकिन बाद में जो है 1975 में इसको भारत का जो है पार्ट बना दिया गया। कहते हैं अगर संसद राज्य विधान परिषद की समाप्त भी कर सकती है अथवा इसका निर्णय भी कर सकती है, परंतु यह केवल संबंधी राज्य के अनुरोध पर ही किया जा सकता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था की संघात्मक प्रकृति के कारण यद्यपि संसद की शक्तियां सीमित है, यद्यपि इसके अनेक कार्य करने होते हैं और अपना दायित्व निभाते समय इसे जनता की आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं का पूरा ध्यान भी रखना पड़ता है। देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों के हल करने का माध्यम संसद ही है। विदेशी नीति निर्माण जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर जनमत निर्णय करने का भी सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, यहाँ पर संसद की कार्य प्रणाली बहुत विस्तृत थी और बहुत ही रोचक थी, जिसको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण था आपके लिए। भारतीय संसद के अनुसार अगर हम देखें इसके जो अगले पॉइंट पे जिसमें लिखा है संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया। देखिए, संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है?
कैसे हमारा जो होता है बजट पास होता है, कैसे साधारण बिल पास किया जाता है, कैसे मनी बिल होती है। तो ये सारी बातें जो है अपनी जगह पर एक विशेष स्थान रखती है और जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये सारे कार्य जो होते हैं संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और ये टॉपिक कई मायने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है अगर उनके जो सिलेबस में इस तरह के टॉपिक जो है। तो कहते हैं, जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि संसद मुख्यतः कानून बनाने वाली संस्था मानी जाती है। यानी देखा जाए तो अगर आप अमेरिका के साथ इसकी तुलना करोगे तो अमेरिका में देखोगे कि सीनेट के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, यानी कांग्रेस के जो मेंबर्स सब होते हैं, वो कानून बनाने की सारी प्रक्रिया को निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है संसद में सारी कानून बनाई जाती है, यानी वहाँ पर सिर्फ जो है कांग्रेस को ही मिला हुआ है कानून बनाने का अधिकार, जिसमें सीनेट के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर कानून बनाने का जो पूरा जिम्मा है मुख्यतः जो है संसद के पास ही है और संसद में ही जाके सारे कानून बनते भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रावधान किया गया है। कोई भी जो है प्रस्तावित कानून संसद में एक विधायक के रूप में प्रस्तावित किया जाता है और संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह कानून बन जाता है। ये तो आपको भी पता है कि जब तक संसद में कोई भी कानून बिल पास नहीं होता है, ठीक है, तब तक जो है राष्ट्रपति के पास वो नहीं जाता है और राष्ट्रपति के बाद जाने के बाद स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वो कानून बन जाता है, जिसको सबको मानना ही पड़ता है। ठीक है, अब आप यह अध्ययन करेंगे कि संसद किस प्रकार कानून बनाती है। संसद के समक्ष आने वाले विधायक के दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधायक और धन अथवा वित्तीय विधायक। ठीक है, कहते हैं ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा। ठीक है, इन दोनों प्रकार के विधायकों को कानून बनाने की प्रक्रिया का जो है हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे समक्ष जो है कौन सा विधायक आता है। तो देखा जाए तो सबसे पहले है साधारण विधायक। कहते हैं संसद के प्रत्येक सदस्य के साधारण विधायक प्रस्तावित करने का अधिकार है, यानी संसद के जितने भी अध्यक्ष होते हैं सबका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है साधारण विधायक पास करने में। ये इस दृष्टिकोण के आधार पर विधायक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होंगे सरकारी विधायक और एक होंगे गैर सरकारी विधायक। ठीक है, मंत्री सरकारी विधायक प्रस्तावित करते हैं और जो विधायक किसी मंत्री द्वारा पेश नहीं किया जाता है वो गैर विधायक होते हैं, जिसका अर्थ ये माना जा सकता है कि ऐसा विधायक किसी संसद द्वारा पारित किया गया है, न कि किसी मंत्री द्वारा। संसद का अधिकतर समय सरकारी विधायकों को निपटने में लग जाता है और विधायक को कई आवश्यकताओं से यानी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, यानी ये कई अवस्थाओं से गुजरती है तभी जाके जो है ये साधारण बिल विधायक पास होती है। तो इसके चरण को देखना अत्यंत रोचक रहेगा। चलिए देखते हैं इसके चरणों का कि क्या इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले तो यही आता है प्रथम वचन। प्रथम वचन जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। विधायकों की जो है प्रतिस्थापना के साथ साथ विधायक का प्रथम वचन आरंभ हो जाता है, यानी जब यह स्टार्ट होती है कोई भी कार्य तो इसको प्रथम वचन के अंतर्गत ही लिया जाता है और ये अवस्था बड़ी सरल होती है। जिस मंत्री को विधायक प्रस्तावित करना होता है वो अध्यक्ष को सूचित करता है। अध्यक्ष यह प्रश्न सदन के समक्ष रखता है। जब स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो ये सामान्यतः जो है ध्वनि मत हो जाती है, जो संबंधित मंत्री के विधायक को प्रतिस्थापित करने के लिए बुलाया जाता है। तो प्रथम में तो यही होता है कि यहाँ पर मंत्री को विधायक प्रस्तावित करना होता है और सबका जो है स्वीकृति भी लेना होता है। अगर मान लीजिए सबको 2/3 की बहुमत से स्वीकृति प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर पहला वचन के रिगार्डिंग जो है ये कार्य संपन्न हो जाता है। अगर बात करें द्वितीय वचन का तो कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। सामान्यतः चर्चा के पश्चात सदन के 4 विकल्प आते हैं। देखिए 4 विकल्प होते हैं संसद के पास, यानी जो सदन होते हैं उनके पास 4 विकल्प होते हैं। तो पहला विकल्प तो यही होता है कि सदन स्वयं विधायक पर प्रस्तुत धारावार चर्चा करे। देखिए कोई भी चीज़ पास होने से पहले उस पर चर्चा की जाती है कि भाई इस क्यों इम्पोर्टेंट है और भी जो ऑपोजिट दल होते हैं इसका विरोध भी करते हैं। तो चर्चा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चर्चा होने से ही इसका सही कंक्लूजन जो है निकल सकता है। बात यदि हम करें दूसरे पॉइंट की, जिसमें विधायक सदन की जो है प्रवर समिति को भेज दे, यानी विधायक सदन को यह है प्रवर समिति को भेजना भी इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दे, यानी दोनों सदन जो होते हैं उनमें भेजना जो है समितियां बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि उसमें जांच परख किया जा सकता है कि ये किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट आगे चल के तो नहीं करेगा,
इससे क्या होता है, देश में कई तरह की समस्याओं से भी हम बच सकते हैं। कहते जनमत जानने के लिए जनता में विपरीत करें, यानी जनमत लेने के लिए जनता को भी पास प्रस्तुत करें, ये भी बात बहुत ज़रूरी होती है। देखिए कई कानून बनाए गए, हमारे देश में भी बनाए गए, जिसका जो है आम जनताओं ने विरोध करके उसको तहस नहस किया। जब किसान बिल आया तो ये दोनों सदनों से पास किया गया, तब जाके एक कानून बनी। लेकिन किसान बिल के कारण न जाने कितने लोगों की जो है आहुति चढ़ गए, कितने तरह के सांप्रदायिक दंगा फसाद हुआ, और इसके वजह से बहुत ही किसानों को जो है अपना जान तक भी गंवाना पड़ गया। इवन कि किसानों को जो है कई प्रकार के तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। अगर ये बिल अगर देखा जाए, अगर जनता के समक्ष रखी जाती और जनता से राय विचार पहले ली जाती, तो शायद इस तरह के जो है तकलीफों को देखना नहीं पड़ता। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जनमत जानने के लिए जनता के विपरीत करे। यदि विधायक प्रबल समिति अथवा संयुक्त परिवार शिविर को सौंपा जाता है तो संबंधित समिति विधायक के विस्तृत निरीक्षण भी करता है। प्रत्येक धारा का निरीक्षण भी किया जाता है, और समिति चाहे तो वो विशेषज्ञों को जो है विधेयकताओं से भी इसका राय ले सकता है। पूरे विचार विमर्श के पश्चात समिति अपनी रिपोर्ट सदन को भेज देती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है तृतीय वचन। देखिए तृतीय वचन पूरा हो जाने के पश्चात मंत्री विधायक को पारित करने के लिए सदन से अनुरोध करता है, और इस अवस्था में प्रायः कोई चर्चा नहीं की जाती है, और सदन केवल विधायक विरोधी या पारित करने के लिए विधायक का समर्थन अथवा उसका विरोध कर सकता है। इसके लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का जो साधारण बहुमत आवश्यक होता है। तो इसमें कहा जाए तो इसमें अवस्थाओं में प्रायः कोई चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है, और सदस्य केवल विधायक विरोधी या पारित करने के लिए विधायक का समर्थन की आवश्यकता होती है, या उसका वो विरोध भी कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है द्वितीय सदन में विधायक। देखिए किसी एक सदन से विधायक पारित हो जाने के पश्चात उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और यहाँ पर भी वही 3 वचनों वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसका जो है परिणाम कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है। पहली बात तो यही है सामने आती है कि विधायक पारित कर दिया जाए या फिर उसे राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाए। विधायक में कुछ संशोधन करके उसे पारित किया जाए, या विधायक पहले पारित करने वाले सदन को भी वापस भेज दिया जाता है। इस दशा में पहला सदन संशोधन पर विचार करेगा, और यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो विधायक राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि पहला सदन संशोधन को मानने से मना कर दे तब इसे जो है गतिरोध माना जाता है, यानी इसको विरोध माना जा सकता है, जो कि ये प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष दूसरे सदन विधायकों की अस्वीकार भी कर सकता है, इसका अर्थ गतिरोध ही माना जाएगा। दोनों सदनों में इसे गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। ऐसे संयुक्त अधिवेशन बहुत कम होते हैं, और ऐसे बहुत कम देखने को ही मिले हैं। ऐसा केवल अभी तक 3 बार ही हुआ है, जो दहेज विरोधी अधिनियम पास किया गया था, इसमें जो है संयुक्त बनाया गया था, और इसमें राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया था, क्योंकि ये दहेज प्रथा विरोध था, जो कि 1959 में जो है ये प्रावधान बनाया गया था। उसके बाद बैंक सेवा आयोग यानी निरस्तीकरण अधिनियम 1979 को भी प्रस्तावित करने पर जो है राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को अधिवेशन बुलाया गया था। उसके बाद आतंकवाद रोकने के लिए भी 2002 के अधिनियम के पारित करते समय ये जो है सदन को बुलाया गया था। यानी देखा जाए तो 3 बार ही ऐसा हुआ, लेकिन ये उन समय हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके पश्चात विधायकों पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति। देखिए दोनों सदनों अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से विधायक पारित होने के पश्चात इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही अंतिम जो होता है निर्णय मानी जाती है। राष्ट्रपति के पास भी कुछ विकल्प होते हैं, वो विकल्प इस प्रकार हो सकते हैं, वो अपनी पहली स्वीकृति प्रदान करे जिसके साथ ही विधायक कानून बन जाता है, यानी स्वीकृति प्रदान करे, या राष्ट्रपति स्वीकृति देने से पूर्व परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव भी दे सकता है कि भाई इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ये विधायक इसी रूप में पास करना संभव नहीं है, तो वो आपस चला जाता है। इस दशा में विधायक इसी सदन के पास भेज दिया जाता है जहां वो आरंभ हुआ था, यानी आरंभिक स्थिति में पहुंच जाता है। परंतु यदि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझाव मान ले या न माने और विधायक पुण्य पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे, तो राष्ट्रपति के पास कोई स्वीकृति प्रदान करने से अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं शेष रह जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धन विधायक वित्तीय विधायक यानी मनी बिल।
जो मनी बिल होती है वो विधायक जिसका संबंध वित्तीय धन से होती है, और जैसे टैक्स लगाना, सरकारी व्यय करना, ऋण प्राप्त करना आदि धन विधायक कहलाता है। यदि यह निर्णय हो पाए कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं है तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है। साधारण विधायक की तरह धन विधायक को भी पारित करने के लिए भी उन्हीं 3 अवस्थाओं से गुजारना पड़ता है, परंतु इसमें कुछ अन्य शर्तें जुड़ी हुई होती है। वो ये होती है कि धन विधायक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है कि धन विधायक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है और राज्यसभा में नहीं, और यह भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी राष्ट्रपति के जो है अनुमति यहाँ पर अनिवार्य माना जाता है। लोकसभा से पारित होने से पश्चात इसे राज्यसभा को भेज दिया जाता है, यानी लोकसभा से पारित होने के पश्चात इसको जो है राज्यसभा में भेजने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के पास इस पर विचार करने का, पारित करने के लिए केवल मात्र जो है 14 दिन ही समय अंतराल मिलता है, यानी 14 दिन के अंदर ही अंदर सारे फैसले देने पड़ते हैं। अगर राज्यसभा धन विधायक को अस्वीकार नहीं कर सकती है और इसे या तो विधायक पारित करना होता है या फिर कुछ सुझाव भी देना होता है। यानी देखा जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि राज्यसभा धन विधायक को अस्वीकार भी नहीं कर सकता है और इसे या तो विधायक पारित भी करना होता है या फिर कुछ सुझाव भी देने की जरूरत पड़ती है। यदि राज्यसभा कुछ सुझाव देता है तो विधायक लोकसभा के पास वापस आ जाता है, यानी सुझाव के जो कंडीशन में जो है ये आपस जो है विधायक लोकसभा में आ जाती है, जहां पर वो उसमें कुछ जो है चेंजेस करना पड़ सकता है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक विधायक पास नहीं भेजती है तो यह माना जाता है कि विधायक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है और इसलिए से राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि धन विधायक होता क्या है। देखिए, धन विधायक होते हैं जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है, यानी जो है मनी बिल, यानी पैसों से इनका संबंध होता है। जैसे सरकार द्वारा कर लगाना, कर हटाना, किसी कर में परिवर्तन करना अथवा ऋण लेने की नियंत्रित करना, अथवा भारत सरकार द्वारा किए गए किसी वित्तीय इकरार संबंधी कानून में संशोधन करना या संचलित निधि अथवा आकस्मिक निधि से संबंधित मामले, यानी धन विधायक के अंतर्गत ये सारे चीजें आते हैं कि वो कर जो है लगा भी सकता है, कर हटा भी सकता है या कर में परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये सारे के सारे धन विधायक के अंतर्गत ही आते हैं और इसमें जो है सभी को जो है अनुमति लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो अगर अनुमति की आवश्यकता नहीं हुई तो सरकार तनाशाह हो जाएगा और लोगों से अपना मनमर्जी जो है धन वसूल सकता है। तो इसलिए जो है हर एक क्षेत्र में जो है इसका जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बजट। बजट जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी। सार्वजनिक धन से होने वाले आय तथा व्यय की वार्षिक ब्यूरो जो है बजट कहलाता है, यानी वार्षिक ब्यूरो जो दी जाती है वही बजट कहलाता है। यह विधायक नहीं होती है और प्रति वर्ष जो है वार्षिक बजट वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसका जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है हर साल जो है ये लोकसभा में पेश करते हैं। बजट तैयार करना एक बहुत बड़ी कार्य होता है और बजट को वित्त मंत्री अपने जो है मंत्रालय की सहायता से बनाता है, परंतु इसमें पूरी सरकारी सम्मिलित होती है। भारत में बजट 2 भागों में प्रस्तावित किया जाता है, एक तो रेल बजट होती है, एक सामान्य बजट होता है। तो ये दोनों बजट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम अगला बात की बजट प्रस्तुत करने का क्या प्रावधान बनाया गया है। कहते हैं अगर बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान कुछ इस प्रकार बनाया गया है। अगर सामान्यतः रेल बजट रेल मंत्री द्वारा फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है, यानी ये प्रावधान है कि रेल मंत्री द्वारा जो है फरवरी के तीसरे सप्ताह में बजट प्रस्तुत की जाती है, जबकि साधारण बजट प्रायः फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है, यानी फरवरी में अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि एक ही महीने के अंतराल में जो है रेल बजट और जो है हमारा साधारण बजट पेश किया जाता है। साधारण बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा भाषण भी दिया जाता है, जिसके पश्चात वह धन विधायक प्रस्तावित करता है, जिसमें सरकार द्वारा कर लगाने के सभी प्रस्ताव शामिल होते हैं। बजट की प्रस्तुति वाले दिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, इसलिए प्रस्तावित होने से फौरन बाद सदन की बैठक समाप्त हो जाती है और वर्ष 1993 से 94 में भारत में विभागीय प्रबल समिति की एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। संघ सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों की
जो समितियों का गठन लोकसभा द्वारा किया जाता है। वह प्रबल समिति अनुदान की मांगे पर विचार करने के पश्चात अपनी अपनी सिफारिश लोकसभा को भेज देता है। बजट पर सामान्यतः चर्चा के पश्चात दोनों सदन लगभग 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं और इस काल में मंत्रालय को विभाग और समिति बजट की मांगों की जांच पड़ताल करती है और अपनी सिफारिश को तैयार करती है। इसे पूरे सदन का समय भी बच जाता है। अंततः पूरी लोकसभा अनुदान मांगों पर एक एक करके चर्चा नहीं करती है। सदन की बैठकों के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता जो है गणपूर्ति कहलाती है और यह सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग भी हो सकता है। और इसका अर्थ यह है कि लोकसभा या राज्यसभा की बैठक केवल तभी हो सकती है जब कम से कम सदन की कुल संख्या के 1/10 सदस्य उपस्थित हो। दोस्तों ये काफी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आपको जानना और समझना चाहिए। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का चैप्टर जो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, इसमें से 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहला ये कि अगर आप जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है या दूसरे बच्चे को पहुंचाने का विकल्प भी आपने रखना है। और दूसरी बात ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हित में होगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मान लीजिए कोई वीडियो आपको पसंद होगा तो आपको डायरेक्ट जो है इसके जो है लिंक से प्राप्त हो जाएगा जहाँ इसका हाउस होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई टॉपिक रिसर्च करते हो यूट्यूब पे तो पहले जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जिससे जो है आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। लेकिन सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के जो है होम पेज पे चले जाओगे और वहां पर आपको जो है वीडियो का ऑप्शन दिखेगा जहां पर त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा बनाए गए सभी वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा उस वीडियो को देख के जो है आप जो है समझ सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकते हो।